गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में इक्वेटर के बारे में, भूमध्य रेखा के बारे में कुछ तथ्यों को जानेंगे कि भूमध्य रेखा होती क्या है। तो सबसे पहले अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है आपका वेस्ट टू ईस्ट आपका एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के पश्चिम और पूर्व को जोड़ती है। और उस अक्षांश में अगर हम पूरी अक्षांश की बात करें तो ये आपका जो है 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश है। और इसके पैरेलल, यानी आप ये देख रहे हो भूमध्य रेखा, इसके पैरेलल बहुत सारी लाइनें खींची गई है। तो जो पैरेलल आपका ये लाइन ऐसे खींची गई है इसको बोलते हैं मैं अक्षांश रेखा। ये क्या है? अक्षांश। तो भूमध्य रेखा के पूर्व, उत्तर और दक्षिण, यानी ये जो आपका इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। आपका ये 2 भाग में बट गया। ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी जो इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी अर्धगोलार्ध। और नीचे वाला जो आपका इक्वेटर के नीचे का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो जितनी भी अक्षांश रेखा है, अगर अक्षांश की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड की जो संख्या होती है वो 181। यानी कि ये जो आपका है ये अक्षांश रेखा, और इस तरीके से जो पैरेलल खींची गई है इक्वेटर के, तो आपका 0 डिग्री के नॉर्थ 90 और 0 डिग्री के साउथ 90, यानी ये आपका 90 डिग्री तक आ गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे 90 आ गया। यानी 90 ऊपर और 90 नीचे, और एक आपका हो जाएगा इक्वेटर। तो टोटल जो आपका लैटिट्यूड है, यानी अक्षांश की संख्या कितना है? 181। और उसमें जो सबसे बड़ी जो अक्षांश है आपका वो 0 डिग्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ये एक काल्पनिक रेखा है। जैसे ही इधर अब पोल की ओर जाते हैं तो यहाँ से ध्रुवों के बीच का दूरी क्या होता है? इक्वल होता है। यानी ये सेंटर पार्ट में हो गया। सेंटर से ऊपर की ओर जैसे जाओगे तो ये पोल है, तो पोल से इसके बीच का दूरी, यानी कि नॉर्थ से देखो या साउथ से, दोनों जगह से क्या होती है? बराबर होती है। इसीलिए इस लाइन को हम लोग कहा जाता है ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रेट सर्कल, इसीलिए इसको हम लोग क्या ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका सेंटर से को गुजर रही है, यानी कि अर्थ के बीचों बीच जो है आपका गुजर रही है, तो सेंट्रल पार्ट में। और जितने भी आपके लैटिट्यूड हैं उनमें सबसे बड़ी रेखा है, इसलिए इसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 40,090 किलोमीटर, यानी 40,090 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, इसका लंबाई। और यहाँ पे ये पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने के कारण, यहाँ पे केंद्र पे होने के कारण यहाँ पे सालों भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को यहाँ मिलता है। यानी जितना गर्मी होती है उतना ही ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा, और इवोपरेशन बढ़ेगा यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो ड्यू टू ह्यूमिडिटी आपका बारिश बहुत ज़्यादा होगी। तो ये इक्वेटर वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पे सालों भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण यहाँ बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर बारिश होगी तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा होंगे, उनको पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए इस रीजन में जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। वैसे फॉरेस्ट जो सालों भर अपने पत्ते को गिराते नहीं हैं। पत्ते क्यों नहीं गिराते हैं? क्योंकि इनको जो चाहिए वाटर मटेरियल, सॉइल, टेम्परेचर सारे इनके लिए भरपूर हैं, मिल जाते हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन होते हैं।
अब अगर इसकी बात करें तो इसके ऊपर वाला पार्ट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और दक्षिण वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर, तो कुल मिलाकर इसमें अगर बात करें तो 28.7% जो पार्ट है आपका जो डिवाइड करता है ये वाटर आ जाता है। यानी इन पूरे पार्ट में मिलाकर 78.7% जो पार्ट है वो वाटर आ जाता है। और सबसे ज़्यादा वाटर सरफेस की बात करें तो कहाँ जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। सबसे ज़्यादा वाटर पार्ट का सदर्न हेमिस्फीयर में। और उसके बाद ये आपका 21.3% जो है आपका लैंड एरिया को कवर करता है। 21.3% पार्ट को आपका ये लैंड एरिया को कवर करता है। उसके अलावा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे शीत ऋतु नहीं होगा आपका, यानी बिल्कुल नहीं होगा, न के बराबर होगा। तो सालों भर गर्मी होने के कारण यहाँ शीत ऋतुएं नहीं होती हैं। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे यहाँ 3 यानी पूरे विश्व में अगर महाद्वीप की बात करें तो ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। यानी जो इक्वेटर है वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले आपका दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद ये चली जाती है अफ्रीका में और आफ्टर डेट एशिया होते हुए पास करते हैं। तो इन 3 महाद्वीपों से होते हुए दुनिया के 13 देशों से होकर गुजरती है। ये भूमध्य रेखा जो है वर्ल्ड के 13 कंट्री से ये क्रॉस करती है। और अक्सर जो एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस एराइज होते हैं, वो इन्हीं पार्ट से आते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि भूमध्य रेखा पे स्थित कौन से देश नहीं हैं, या इनमें से कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा पे स्थित हैं। तो इन 13 देशों को आप या तो मैप से कर सकते हैं या उसका कुछ आप आसान तरीका लगा सकते हैं। तो वैसा ही मैं एक पैटर्न आपके लिए लाया हूं जिसे आप आसानी से याद कर सकते हो, माइंड में रख सकते हैं। तो अगर इन 13 देशों की चर्चा करें तो इन 13 देशों में सबसे पहले हम कुछ पार्ट में, जैसे आप दक्षिण अमेरिका में देखोगे तो दक्षिण अमेरिका में ये 3 देशों से को गुजरती है। साउथ अमेरिका में आपका ये 3 देशों से गुजरती है। तो उसको हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं ई काबा। तो जैसे हम लोग ई काबा लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया ई फॉर इक्वाडोर, का फॉर कोलंबिया और बा फॉर ब्राज़ील। ये आपका ब्राज़ील हो गया और ये आपका कोलंबिया हो गया। और इसकी बात करें तो इक्वाडोर, ये आपका इक्वाडोर। तो ई काबा जैसे हम लोगों ने कहा सबसे आपका स्टार्ट यहाँ से साउथ अमेरिका का। अगर इसका रिजल्ट देखें तो ई काबा का जो आंसर आता है, जैसे कहें माइक, डेट इज माइक। तो माइक जैसे ही कहा हम लोगों ने माइक, तो यहाँ से 3 देश और आ गए। यहाँ माँ से हम लोग कह सकते हैं मालदीव, मा फॉर मालदीव, ई फॉर इंडोनेशिया और क फॉर किरीबाती। तो टोटल 13 देशों में हम लोगों ने देखा 6 आसानी से ई काबा माइक, ई फॉर इक्वाडोर, का फॉर कोलंबिया, बा फॉर ब्राज़ील, माइक मा फॉर मालदीव, ई फॉर इंडोनेशिया और क फॉर किरीबाती। उसके बाद नेक्स्ट 4 पैटर्न हम लोग देखते हैं बीच में जो अफ्रीका में आते हैं। तो उसको हम लोग कह सकते हैं सोनाली कन्या थी जो गई युगांडा, सोनाली कन्या गई युगांडा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सोनाली कन्या गई युगांडा। यहाँ से हम लोग ये हो जाएगा, सोनाली का मतलब यहाँ सोमालिया, कन्या का मतलब समझ गए होंगे आप लोग केन्या, गई का मतलब गैबोन और युगांडा। सोमालिया, केन्या, गैबोन, युगांडा, यानी 6, 4, 10 है। 6 देशों हम लोगों ने देखा है ई काबा माइक,
उसके बाद सोनाली कन्या गई युगांडा, यानी सोमालिया, केन्या, गैबोन। तो 6 4 10। और उसके बाद आपका 2 देश और है जिसको हम लोग बोलते हैं कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और एक है कांगो लोकतांत्रिक, कांगो लोकतांत्रिक। एक आपका देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और एक और है कांगो लोकतांत्रिक। तो यहाँ से 10 2 12 और एक जो लास्ट है आपका 13वां देश है वह है साओ टोम और प्रिंसिप। टोटल 13 देशों से को गुजरते हैं, इकाबा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, माइके, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। 6 सोनाली कन्या गई युगांडा, इसमें सोमालिया, केन्या, गैबोन, युगांडा। 6 4 10 और एक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और एक कांगो लोकतांत्रिक, तो 10 2 12 हो गए। और एक है साओ टोम प्रिंसिप, साओ टोम प्रिंसिप। इस तरीके से 13 देशों से ये भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अगर बात करें कि इन 13 देशों में सबसे ज़्यादा किस देश से होकर गुजरती है, ये जो हमारी इक्वेटर जो है गुजरती है आपका 3 महाद्वीप और 13 देशों से। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी लंबाई है इसका वो किस देश से होकर गुजरती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इक्वेटर गुजरती है वो आपका इंडोनेशिया से है, डैट इज इंडोनेशिया। तो आप इंडोनेशिया को ध्यान रख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो है भूमध्य रेखा वो गुजरती है कहाँ से, इंडोनेशिया से। अब अगर बात करें तो इक्वेटर पे यहाँ पे जो जी का वैल्यू होता है, ग्रेविटी, आप स्मॉल जी का वैल्यू पढ़े होंगे। स्मॉल जी जो ग्रेविटी जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक वैसा गुरुत्व बल जो जिसमें पृथ्वी लगा रही हो, यानी पृथ्वी के द्वारा लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा पर जो जी का वैल्यू होता है, स्मॉल जी का वैल्यू, वो मिनिमम होता है आपका, क्या होता है, मिनिमम। और जैसे ही हम लोग इससे पोल की ओर जाते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। व्हेन यू गो एबव और बिलो पोल, यानी जब आप इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे तो जो वैल्यू होगा स्मॉल जी का वो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और इस पोल पे बात करें, इस ध्रुव पे, तो जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। तो स्मॉल जी का वैल्यू कहाँ हो जाएगा, पोल पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम एंड सेंटर पे ये 0 हो जाता है, सेंटर पे 0। अगर जी की बात करें तो ये आपका GME/RE², यानी कि जी जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल जी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यानी कैपिटल जी का वैल्यू आप कहीं भी चला जाओ ब्रह्मांड में, कहीं भी, हर जगह कैपिटल जी का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसीलिए इसको बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक गुणांक, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो जी का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, ये स्मॉल जी का वैल्यू चेंज। अब अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ से, तो ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, तो अफ्रीका में एक नदी है जिसको हम लोग कांगो या जायरे बोलते हैं, कांगो या जायरे। तो कांगो या जायरे नदी है जो अफ्रीका को 2 बार काटती है। तो पूछता है कि वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। तो वो है आपका कांगो और जायरे। कांगो और जायरे आपका इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 2 दिन आप याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर ये वैसे दिन है, 21 मार्च और 23 सितंबर एक ऐसा 2 दिन है जिस दिन भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है।
21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर। तो ये आपका एक छोटे से वीडियो में प्रयास था लैटिट्यूड यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर के बारे में कुछ छोटी फैक्ट बता देने के लिए, और आशा करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आगे लाने का प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।